इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, यहां से शुरू करना था। कोई क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट वर्ड ठीक यूज कर रखा है यहाँ पर नोटोरियस वर्ड लिखना था। कुख्यात अटैक। इंपॉर्टेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट तो ये बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे अटैक्स। ठीक है, छोड़ो। वी कैन से दैट द last 2 decades have been marked by the presence of ISI sponsored terrorism in India's hinterland, which was earlier confined to Punjab and JNK. हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जो 2 दशक हैं, उन 2 दशकों में आईएसआई के द्वारा भारत की भूमि पर टेररिस्ट को स्पॉन्सर्ड किया गया था। उसके लिए वो कुख्यात हैं। ठीक है, जो पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर तक सीमित थे। जो अटैक पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर तक सीमित थे, पिछले 2 दशकों में भारत के अलग भागों में भी हो रहे। सम ऑफ द मोर इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स आर मेंशन बिलो। जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं वो नीचे दी गई। कौन से बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई 1993 दैट किल्ड अराउंड 300 पीपल। मुंबई में 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसने लगभग 300 लोगों की हत्या हो गई, मार दिए गए। ब्रह्मपुत्रा मेल ट्रेन बॉम्बिंग इन 1996 दैट किल्ड 33 पीपल। ब्रह्मपुत्रा मेल ट्रेन में बॉम्ब हुआ, विस्फोट हुआ 1996 में, जिसमें 33 लोग मारे गए। 58 पीपल किल्ड एंड मोर देन 20 इंजर्ड इन 1998। 58 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा 1998 में घायल हो गए कोयम्बटोर बॉम्बिंग्स में। टारगेटेड एट एल के अडवाणी इन हिज इलेक्शन रैली। जो बॉम्ब एल के आडवाणी को उसकी रैली में टारगेट किए गए थे, मतलब लाल कृष्ण आडवाणी को मारना चाहते थे। एयर इंडिया फ्लाइट AI-814 हाईजैकिंग, हाईजैक हो गई थी 1999 में बाई हरकत उल मुजाहिदीन विद एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम तालिबान। तालिबान के एक्टिव सपोर्ट से जो हरकत उल मुजाहिदीन ने क्या कर लिया था 1999 में, ये एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। उसका नाम था AI एयर इंडिया 814। इसको हाईजैक कर लिया। अटैक ऑन रेड फोर्ट इन 2000 में रेड फोर्ट पर, लाल किले पर हमला हुआ था। अटैक ऑन JNK असेंबली इन 2001 में JNK पर हमला हुआ था असेंबली पर। अटैक ऑन इंडिया पार्लियामेंट ऑन December 13, 2000 बाई लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा December 13, 2001 को भारतीय संसद पर हमले हुए थे। ये मैंने बताया भी था आपको, और बहुत बार मैंने इसका मेंशन भी किया था। ठीक है, कि वो 4 आतंकवादी नहीं थे, 5 आतंकवादी थे। एक आदमी जो एक रो ऑफिसर थे वो उड़े हुए थे, कि नहीं 4 नहीं थे, वो 5 थे। अखलाक खान। ठीक है, और इट वाज स्पेशल ऑप्स मूवी इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट इट। ठीक है, अटैक ऑन अक्षरधाम टेम्पल इन गुजरात इन 2002 बाई लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। गुजरात के अक्षरधाम टेम्पल पर 2002 में लश्कर और तैयबा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा अटैक किया गया। 68 पीपल किल्ड इन 4 सेपरेट अटैक्स इन मुंबई इन 2003। 2003 में मुंबई में अलग अलग अटैक्स में 68 लोग मारे गए। 70 पीपल किल्ड इन दिल्ली बॉम्बिंग 2 days बिफोर दिवाली इन 2005। 2005 में दिवाली से पहले दिल्ली के बॉम्बिंग में 70 लोग मारे गए। मुंबई में ब्लास्ट हुए 2006 में, जिसमें 209 लोग मारे गए, जो अटैक लश्कर तैयबा के द्वारा किया गया था। मेघालय में ब्लास्ट हुआ था राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किया गया 2006 में, जिसमें 37 लोग मारे गए थे। लखनऊ, फैजाबाद, बनारस अटैक हुए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में। लखनऊ में, फैजाबाद में, बनारस के कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में हुए थे 2007 में, जो इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा किए गए थे। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुए। अजमेर शरीफ में भी ब्लास्ट हुए थे, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा किए गए थे 2007 में। ठीक है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसा कि मैंने इसमें बताया हुआ था, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो डेवलपमेंट होता है उसके खिलाफ होती है। वो नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो, जैसा है ठीक है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट होता है तो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ब्लास्ट कर देते हैं। अटैक ऑन सीआरपीएफ कैंप इन रामपुर 2007। रामपुर 2007 में सीआरपीएफ कैंप पर अटैक किया गया। ब्लास्ट इन जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद एंड दिल्ली इन 2008 carried out by Indian Mujahideen killing 115 people। जयपुर में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में 2008 में भी ब्लास्ट हुए थे जो इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा किए गए थे, जिसमें 115 लोग मारे गए थे। 171 लोग मारे गए थे टेररिस्ट अटैक में जो लश्कर तैयबा के द्वारा किया गया था मुंबई में 2008 में, पॉपुलरली नोन एज 2611। जो क्लिप मैंने कल वीडियो में दिखाई थी वो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, 171 लोग मारे गए थे, और कहाँ से आए थे? लश्कर तैयबा के। ज्यादा है, वो घायल ज्यादा हुए।
मारे कम गए थे। ठीक है, जर्मन बेकरी पुणे बॉम्ब ब्लास्ट, पुणे में एक जर्मन बेकरी थी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2010 में, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। 26 लोग मारे गए थे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा जो किए गए थे मुंबई में 2011 में। मुंबई में काफी हमले हुए। ठीक है, अटैक ऑन दिल्ली हाई कोर्ट बाई आईएम, इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में अटैक हुए थे 2011 में, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2013 में, जिसमें 16 लोग मारे गए थे, इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा किया गया था। बोध गया में ब्लास्ट हुए 2013 में, इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा। पटना इलेक्शन रैली में ब्लास्ट हुए अक्टूबर 2013 में। जम्मू में अटैक हुआ था हमारा 2015 में, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। गुरदासपुर अटैक हुआ था जुलाई 2015 में, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। पठानकोट अटैक हुआ था जनवरी 2016 में, इनमें 7 पर्सन्स वर किल्ड, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। मैं इससे एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ पठानकोट अटैक की। ठीक है, वायुसेना की छावनी थी जिसमें आ गए थे वो पठानकोट में, एयरफोर्स की। ठीक है, और इसमें देखना कि ये कैसे कैसे पकड़े गए थे। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, 6 मिनट की क्लिप है। ठीक है, ये बताया जाएगा कि कहाँ पर है। पंजाब में पठानकोट यहाँ पर है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, पठानकोट बेस यहाँ पर है। ठीक है, और पाकिस्तान का एरिया ये दे रखा है इतना। ये इसमें ये सूचना मिल गई 1 जनवरी को। ये सारे बुला लिए जब पता चल गया कि आतंकवादी आ चुके हैं। ठीक है, ये एसबी दे रहे और हमने छानबीन शुरू कर दी। सभी सैनिकों को बेस को सुरक्षित करने के आदेश। इनको बोल दिया गया कि जाओ ढूंढो उनको। ठीक है, सब हर चीज की छानबीन होने लगी, एक्टिव हो गए। ठीक है, एयरफोर्स टीम 1 जनवरी 2016 9:45 रात को। और देखोगे इसमें कि इसमें एयरफोर्स में वो भी हैं, कमांडोज पठानकोट की सुरक्षा कमांडोज। एकजुट हो गए हैं। 2000 एकड़ के एयरबेस को 2000 एकड़ का एयरबेस शहर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। खोज जारी है। ये आतंकवादी यहाँ पर छुपे हुए हैं। निगरानी मुस्तैद है, लेकिन ये आतंकी एक आत्मघाती मिशन पर है। इन्होंने क्या किया, मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ा। धोखा दे गई। हवाई निगरानी कर रहे एक ड्रोन ने उनके शरीर की गर्मी को भाप ये ड्रोन ने देख लिया इनको, जो हवाई निगरानी कर रहे थे। आगे बढ़ने। ठीक है, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक मारा गया। उनके पीछे ही है। ठीक है, ये छुप गए। सुबह 6 बजे अगला दिन हो गया। वक्त बीतता जा रहा है। 4 घंटे बाद भी स्थिति वैसी ही। हेलीकॉप्टर आएगा, इनको मजबूरन अपनी लोकेशन बतानी पड़ेगी 10:30 बजे कि कहाँ पर वो छुपे हुए हैं। और करीब पहुंच गया। भारतीय वायुसेना ने इस गतिरोध को खत्म करने का फैसला लिया। एक हमलावर हेलीकॉप्टर ने आतंकियों के छिपने की जगह पर गोलियों की बौछार कर दी। मजबूरन उन्हें गोली चलानी पड़ी और गोलियों से पता चल गया कि आतंकवादी यहाँ पर छुपे हुए हैं। ये था पठानकोट हमला। ठीक है, और आगे देखना इसमें क्या होगा। ऐसा नहीं है कि कैजुअलिटी इंडिया की साइड में नहीं होगी, कैजुअलिटी इंडिया के साइड में अपनी पोजीशंस का खुलासा कर। ठीक है, 2 जनवरी 2016 शाम 5:30 बजे पठानकोट एयरबेस में फिर से शांति छा गई। आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया जा चुका है। अब फोर्स कमांडर ने जब नहीं समझा और खुद ही इसे ये एक आतंकवादी मिल गया, ये बॉम्ब है, जब गलती से वो निकल गई इसकी सुई और वो शहीद हो गए। फाइल को था वही हुआ। ओरिजिनल नहीं। गोले से धमाका हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए और मेजर त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमें एक झटका जरूर लगा था, लेकिन हमने ऑपरेशन नहीं रोका। पूरे 2000 एकड़ की छानबीन जरूरी थी। अभी और भी छानबीन हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो आतंकवादी मारे कर हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए, अभी और छानबीन हो रही थी। अचानक इनको एक ऐसा घर मिला जो अंदर से लॉक था, जिसमें कोई हलचल नहीं थी। ठीक है, ये था वो वॉरियर्स बिल्ट। ठीक है, इसमें छुपे हुए थे वो वॉरियर्स बिल्ट। का मतलब ये सेना का ही है एक मकान, अंदर से बंद है, जिसमें एम्यूनिशंस वगैरह है। दूसरे स्क्वाड्रन कमांडर को ठीक है, उसकी टीम के साथ मुआयना करने के लिए भेजा।
दीवार के पार की स्थिति का जायजा लेने वाले देखो ये उपकरणों का यंत्र है, इसमें ये देखा गया कि दीवार के अंदर उस पार कितने लोग हैं, अंदर टेम्परेचर मिला लोग मौजूद CO2 की, उसमें गर्मी है, पता चल गया कि हाँ यहाँ पर हैं वो। कि अभी अंदर एक से गोला गोला आएगा, फेंका गया। मेरा स्क्वाड्रन कमांडर घायल हो गया, 3-4 और लड़के घायल हो गए। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि उन्हें अंदर ही खत्म कर देते हैं और हमने मोलोटोव कॉकटेल अंदर फेंका। 25 मिनट के अंदर पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में थी और अंदर से जोरदार धमाकों की आवाज आने लगी। तो एम्यूनिशन तो था ही उसमें, ठीक है। आतंकियों के पास हमारी संपत्ति को खत्म करने के लिए इंसेंडरीज और विस्फोटक आईईडीज भी थी। फाइल फुटेज है ये, और ये ट्रू इमेजेस भी मिलेंगे आपको, मैं ट्रू इमेजेस भी दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल इमेजेस हैं वो, ठीक है। तो ये ऐसे हमले हुए थे। 48 घंटों बाद 6 जनवरी 2016 को सुबह 8 बजे पठानकोट एयरबेस को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। आखिरकार आतंकियों के खिलाफ यह अभियान खत्म हुआ। इस फिदायीन हमले की योजना महीनों से बनाई जा रही होगी, पर आतंकी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। भारतीय सुरक्षा बल फिर विजयी हुआ। दिस इज पठानकोट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये था पठानकोट ऑपरेशन जनवरी 2016 में। अटैक ऑन सीआरपीएफ कॉन्वॉय इन पैम्पोर कश्मीर में इन जून 2016 इन विच सीआरपीएफ जवान्स वर किल्ड। 8 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, जम्मू कश्मीर में था। उरी मिलिट्री कैंप अटैक 2016 23 पर्सनल किल्ड कैरी आउट बाय जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद के द्वारा उरी के कैंप में अटैक किया गया 2016 में। 23 पर्सनल मारे गए थे। इसका पता है आपको? इसकी भी मैं आपको क्लिप दिखाता हूं। दिस इज उरी, कैसे वो आए, कैसे उन्होंने हमला किया, ये है। अंधेरे, रात के अंधेरे में आए। ये बॉर्डर नीचे दिया गया, बताएगा ठीक है पीओ कैसे आए थे। द लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर इंडिया। झेलम रिवर, उरी गैरिसन कश्मीर। ये इन्होंने बाउंड्री को काट दिया, बाउंड्री काट करके अंदर आ गए। और ड्रेस भी देखो इंडियंस की है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इंडियंस की ड्रेस कैसे पहुंची? कोई ना कोई मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ठीक है। ये आ गए, रात है अभी भी, ठीक है। रात के अंधेरे में आक्रमण किया इन्होंने, घुस गए, ये फेंक दिया बॉम्ब। सो रहे थे तब सैनिक, उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया, ठीक है। और कितने मारे गए थे? 23, ठीक है। ये देखो इसकी योजना कैसे बनाई होगी। ये तो हमला करके चले गए, 4 आतंकवादी, ठीक है, भारतीय चले गए या मारे गए, वहीं मार दिए गए। को पार करके उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, कितने शहीद हो गए? 23। स्पेशल फोर्सेस के पहुंचने तक यह आत्मघाती हमला खत्म हो चुका था। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 4 militants snuck up to the army base. जब हम वहां पहुंचे तो ऑपरेशन खत्म हो चुका था और गैरिसन की यूनिट ने उन 4 फिदायिनों को मार गिराया था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, हम बॉडी बैग। जब ये हमला हुआ और सैनिकों के जो मृत शरीर थे, जो शहीद हो चुके थे, एक घटना याद आ गई मेरे को। एक माँ बेचारी रो रही थी अपने बेटे को देख करके, और सरकार से ये जवाब मांग रही थी कि जब भर्ती होती ना तो मैं 1 इंच भी हाइट कम हो तो उसको भर्ती से बाहर निकाल देते हो, मैं अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कैसे ले लूं? ये तो पूरा भी नहीं है जितना मैंने भेजा था। सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। कॉफिन्स को हेप्टस में रख रहे थे और साथ ही ये पता लगा रहे थे कि कितनी जानें गई हैं। हमारे जो देखते रहो आप इसको, तो चारों तरफ बहुत गुस्सा था, खासकर मेरे जवानों में।
सरकार है ना बहुत ज्यादा हताश हुई थी इससे, सो नहीं पाए। अगर एक जवान भी मरता ठीक है है। तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। जल दलबीर सिंह और उस दिन तो जानते हो, हमारे बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी जवान स्टाफ। मारे गए थे। हमें हर हाल में इस वारदात का बदला लेना था। हम अपने बहादुर जवानों के बलिदान को व्यर्थ कैसे जाने देते। दुश्मन ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया था, अब हमारे लिए ये जरूरी हो गया था कि हम उन्हें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। क्या तब तक सभी एजेंसीज ने ये पता लगा लिया था कि नितिन गोखले, डिफेंस एनालिस्ट एंड ऑथर। दशकों से ठीक है। भारत अपनी जैश ए पश्चिमी मोहम्मद। सीमा पार से आतंकी हमले जानते हो इस बंदे को? पूरी हमले मेरे को ये दिख जाए ना। पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पाए गए। एक्चुअल सर्वेलेंस इमेजेस हैं ये, अगर देखोगे तो इनको एक्चुअल। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ठीक है, ये देखो सर्वेलेंस इमेजेस, पाकिस्तान की सेना ये पता चला कि आतंकवादी यहाँ बैठे हुए हैं। हमें ये मालूम होता है कि जैश और लश्कर जैसे संगठनों में क्या चल रहा है, और ये भी कि वो कितने आतंकवादियों की भर्ती कर रहे हैं। सरकार ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकती थी। अब बताने का समय आ गया था कि इंडिया है, ये दूसरा इंडिया है, घर में घुस के मारता है। लॉन्च पैड्स तक लाया ठीक गया है, योजना बनाई गई और इन कैसे कैसे। फिदाइन गिरोह को ठीक है, एक्चुअल फुटेज नहीं है, देखो इसको एक्चुअल फुटेज। सैनिक गए हुए हैं, देख रहे हैं इनको, और पाकिस्तान के पीओके लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पीओके जो भारत और पीओके को अलग करती है। पाकिस्तानी सेना की निगरानी और कवर फायर के बीच ये आतंकवादी भारत में आतंक फैलाने के मकसद से सीमा के अंदर दाखिल होते हैं। सबका एक ही मत था कि हर हाल में इसका मुंह तोड़ जवाब तो हमें देना ही होगा। ये एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया गया। जानते हो इस आदमी को? सारे ऑप्शंस पर चर्चा की गई। मेरा मानना है कि आप हमारी सेना पर मनोहर पर्रिकर, डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे। पार जाकर छिप नहीं सकते। हमारे पास कई ऑप्शंस थे, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई हमले से लेकर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर तक, पर मकसद था एक सटीक और असरदार संदेश पहुंचाना। भारत ने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को खत्म करने का फैसला किया। स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया है एक मिशन पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पर पाकिस्तान में चले गए, पीओके में। ठीक है, पीओके में चले गए, पाकिस्तान में नहीं। उन्होंने देखा कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, मेजर एक्स की और काफी लंबे समय तक वेट करके उन्होंने देखा कि ये कर क्या रहे हैं, इनकी दिनचर्या कैसी है। दिनचर्या को समझा, कब क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं। जब सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आ गई तब हमला कर दिया उन्होंने। यहाँ पर छुपे बैठे हैं। अब यहाँ से हर कदम पर स्पेशल फोर्स इस टाइम पे जो पीएम थे उन्होंने ये कहा था कि मैं ये चाहूंगा कि मेरा कोई भी जवान घायल नहीं होना चाहिए। अनुभव और दिलेरी और उसने बहुत ही जोर दे करके इस बात को कहा था, और उसने ये कहा था कि मैं देखूंगा, मैं मिनट देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है, मैं दूर नहीं रहूंगा। देखा भी, दुश्मन के ठिकानों को ज्यादा सोए भी नहीं, पूरी रात देखा भी। जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त बैक ब्लास्ट होता है। इसके पीछे 40 मीटर की ढलान पर हमले की डिग्री की थी, लेकिन मेजर जेड के पास इसका भी सलूशन था। रॉकेट लॉन्चर टीम को मेजर जेड का मतलब यहाँ पर मेजर का नाम नहीं बताया गया है। मेजर एक्स, मेजर वाई, मेजर जेड। एक सेफ ठीक है, ये भेजे गए। बना ली गई। ठीक है, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट्स होता है जब किसी जवान को ऐसे चुन लिया जाता है कि हाँ मुझे जाना पड़ रहा है और मुझे अपने देश के लिए मतलब सेक्रीफाइस करने का मौका मिल रहा है। 1 और 2 ठीक है। हमला करने के लिए तैयार थे। ये देखो, ये इनके बेस कैंप्स हैं। पहली किरण के साथ ही दोनों टीम्स दुश्मन पर हमला करेंगी। अब सिर्फ इंतजार करना था। ये रेडी हो गए हैं अब। ये मिसाइल डाल ली। इनके ड्रेस को देखोगे ना, कैम्यूफ्लेज में काम आएगी इनकी ड्रेस। कैम्यूफ्लेज का मतलब पता नहीं चलेगा कि सैनिक है या पेड़ पौधे हैं, इसलिए होती है इनकी ड्रेस ऐसे। ठीक है,
नाउ दे आर रेडी टू लॉन्च अटैक। दिस इज उरी सर्जिकल स्ट्राइक। पहली किरण 29 सितंबर। और देखना, मौका भी नहीं देंगे, एक्चुअल फुटेज है ये। लाइक रेडी, वी आर रेडी नाउ। 3, 2, 1। अब बारी हमारी थी। 1। पता चल गया, मौका ही नहीं देंगे उनको संभलने का। खत्म। एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल स्ट्राइक इमेज। प्रैक्टिस करने में और रियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब पता चलता है कि कोई भी गोली कहीं से भी आ सकती है और आप खत्म। एक्चुअल स्ट्राइक इमेजेस। मौका ही नहीं मिल रहा संभलने में। ट्रूपर स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल दिया। लॉन्च पैड पर किया गया ये हमला सर्जिकल था और बहुत घातक भी। भारत ने दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। दुश्मन पर चारों तरफ से हमला किया गया। चारों तरफ से हमला का मतलब ये है कि पहले उनकी दिनचर्या को देखा, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, कैमोफ्लेज में ड्रेस वगैरह, दिनचर्या को देखा और चारों तरफ से हमला किया गया। मतलब संभलने का मौका नहीं, कहाँ भागोगे। दुश्मन इधर उधर फैल गए, जिससे हमारी दूसरी टीम को अंदर घुसने का एक मौका मिल गया। एक और टीम थी, अब वो अंदर आ गई। इसके बाद निकलना भी मुश्किल हुआ था इनका। ठीक है, ऐसा नहीं कि आतंकवादी खत्म कर दिए और आराम से निकल आएंगे, निकलना भी मुश्किल हुआ। पाकिस्तान आर्मी को पता चल गया, उसने गोलीबारी करनी, अलग अलग दिशा में गोलीबारी करनी शुरू कर दी। गोली तो लगी नहीं, लेकिन आते टाइम क्या हुआ, आते टाइम में कैजुअलिटी हो गई। माइंस पे पांव रखा गया एक सैनिक का, और उसके पांव का आगे का जो हिस्सा था वो उड़ गया। सेना ने दुश्मनों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब ये वापिस आने लग गई। उद्देश्य था कि इन आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जाए और इनके द्वारा भारत में किए जाने वाले हमले बंद और हमारे देशवासी बिना किसी खतरे और डर के अपना सामान्य जीवन जी सकें। आप ये सोच करके देखो, ये अनुशासन है। अनुशासन है अपने बड़े ऑफिसर का आदेश मानना, जैसा वो बोल रहा है वैसा ही करना। लेकिन और यही अनुशासन का पाठ है ना, ये सिखाया जाता है बच्चों को शुरू में, स्कूल से ही सिखाया जाता है, छोटे क्लास के लेवल से ही। जब ये अनुशासन ही नहीं होगा तो क्या होगा? क्या ऐसा कुछ होगा? आर्मी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उसमें अनुशासन नहीं होगा तो। अनुशासन था तो ये ऑपरेशन कामयाब हो पाया, अनुशासन नहीं होगा तो ऑपरेशन भी ये नहीं होगा। कुछ होते हैं सर फिर जो आदेश नहीं मानते, हो कहते हैं कि मैं तो ये करूँगा तो करूँगा ही। ठीक है, बड़े ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ठीक है, हमें अपनी ड्यूटी को, यही होता है देश की सेवा, यही होती है जब हम अपनी ड्यूटी को हम ईमानदारी से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थे उरी मिलिट्री कैंप अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक की वो। नागरोटा बेस कैंप अटैक हुआ था 2016 में, जो जैश ए मोहम्मद के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अमरनाथ यात्रा अटैक 2017 में, अमृतसर अटैक हुआ था नवंबर 2018 में, पुलवामा अटैक 2019 में था। सीआरपीएफ कॉन्वॉय वाज अटैक्ड बाय अ सुसाइड कार बॉम्बर एंड 42 जवान्स वर किल्ड। जैश ए मोहम्मद क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश ए मोहम्मद ने ली। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अगर मतलब ऐसा देश की सेवा करने के लिए कुछ मौका मिले तो कौन नहीं जाना चाहेगा? ठीक है, hence it is evident that the terrorists have concentrated their target on India's political capital। अतः यह स्पष्ट है कि टेररिस्ट का जो कंसंट्रेटेड है, ध्यान उन्होंने केंद्रित किया है इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल पर आक्रमण करने का, फाइनेंशियल कैपिटल पर आक्रमण करने का, आईटी पर एंड साइंटिफिक हब्स पर आक्रमण करने का, रिलीजियस प्लेसेस पर एंड प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, इन पर। मतलब टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस पर क्या होगा? लोगों की संख्या ज्यादा होगी।
ठीक है। रिलीजियस प्लेसेस पर भी लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। आईटी एंड साइंटिफिक हब्स में भी लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, टैलेंटेड लोगों की। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली, ठीक है, इनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, आक्रमण करने की कॉन्सेंट्रेटेड किया है। भारत ने उसका जवाब भी दिया है, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, लेकिन जैसे ही अपने गांव में आ जाते हैं आसपास की जनता को फिर वो परेशान करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को कहें कौन फौजी गई, ठीक है। बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। रिश्वतखोर भी हैं। हिंटरलैंड टेररिज्म इज आल्सो समटाइम्स असिस्टेड बाय नेबरिंग कंट्रीज। जो हिंटरलैंड टेररिज्म है, हिंटरलैंड टेररिज्म कल मैंने बताया था कि एक एरिया को छोड़ करके बाकी दूसरे एरिया को स्पेसिफिक नाम ना दे करके कहीं पर भी जो आक्रमण होगा उसको हिंटरलैंड टेररिज्म बोलेंगे, ठीक है। वो कई बार है ना, जो पड़ोसी देश उनके द्वारा भी उसकी सहायता की जाती है थ्रू द बॉर्डर्स, बॉर्डर के माध्यम से पड़ोसी देशों के द्वारा। हैंस इट कैन बी रेफर टू एज ट्रांसनेशनल टेररिज्म, इसलिए इसको ट्रांसनेशनल टेररिज्म कहना ठीक रहेगा, कह दिया जाता है। गिवन इट्स ऑब्वियस इनएबिलिटी टू टेक ऑन इंडिया इन ए कन्वेंशनल वार, इसकी एबिलिटी नहीं है, इतनी अयोग्यता है कि वो भारत को एक पारंपरिक युद्ध में नहीं लेके आ सकते, ठीक है, क्योंकि भारत पंचशील के समझौते के अकॉर्डिंग चलता है। भारत पहले किसी पर आक्रमण नहीं करता है, ठीक है। टेररिस्ट आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादियों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, वेपन्स दिए जाते हैं इन पाकिस्तान में, एंड देन इन्फिल्ट्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू एलओसी और थ्रू नेपाल। और तब उनको क्या किया जाता है, भारत में भेज दिया जाता है। या तो एलओसी, जो हमने क्लिप देखी, एलओसी के माध्यम से आए थे वो उरी में जब अटैक किया था उन्होंने, ठीक है, या फिर नेपाल के माध्यम से आते हैं। एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स कौन से हैं, हम इनको देखते हैं। लश्कर ए तैयबा एक्टिव है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन है। इट इज ऑपरेटेड मेनली फ्रॉम पाकिस्तान, मुख्य रूप से पाकिस्तान से ये ऑपरेटेड होता है, एंड पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1990 बाय हाफिज सईद के द्वारा इसको 1990 में फाउंडेड किया गया था। लश्कर ए तैयबा हैज अटैक्ड मिलिट्री एंड सिविलियन टारगेट्स इन इंडिया। लश्कर ए तैयबा ने सिविलियन को और मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया, ठीक है। 2001 अटैक जो पार्लियामेंट पर हुए थे, 2008 में मुंबई में अटैक हुए थे, वो भी लश्कर ए तैयबा के द्वारा किए गए थे। जैश ए मोहम्मद और आर्मी ऑफ मोहम्मद, या फिर आर्मी ऑफ मोहम्मद, इसका नाम है आर्मी ऑफ मोहम्मद। ये जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप, ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है दैट एम्स टू अंडरमाइन एंड ओवरथ्रो इंडियन कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसका उद्देश्य है कि जो भारत का कंट्रोल है कश्मीर पर उसको ओवरथ्रो करना, उसको दूर करना, थ्रो अटैक्स ऑन सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट टारगेट्स, सिक्योरिटी पर अटैक करके, गवर्नमेंट टारगेट्स पर अटैक करके, एंड इज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान ISI व्हिच आल्सो प्रोवाइड्स देम फंडिंग, ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी टू कंडक्ट देयर टेरर अटैक्स इन इंडिया, ठीक है। जो ISI के द्वारा उसकी सहायता की जाती है, उनको फंडिंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्लान बताए जाते हैं कि वो कैसे कैसे अपने भारत में अटैक को कंडक्ट कर सकते हैं। द ग्रुप वाज फाउंडेड बाय मसूद अजहर। ये जो ग्रुप था जैश ए मोहम्मद, ये मसूद अजहर के द्वारा फाउंडेड किया गया था, हु फॉट अंडर द बैनर ऑफ हरकत उल मुजाहिदीन एंड हैज बीन लिंक्ड टू अल कायदा, ठीक है। जो हरकत उल मुजाहिदीन के बैनर के नीचे लड़ाई करता है और अल कायदा से संबंधित है। मसूद अजहर वाज रिलीज्ड बाय इंडिया, मसूद अजहर इंडिया के द्वारा रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इन द कंधार फ्लाइट हाईजैक वेरिन ही वाज ट्रेडेड for the passengers of IC-814 in 1919 along with 2 other terrorists। मसूद अजहर को भारत ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर वो जैसे कि वो इंडियन एयर फ्लाइट हाईजैक हुई तालिबान के सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसका नाम क्या था, इंडियन एयरलाइंस 814 ये, ठीक है। इन 1990 में उसको हाईजैक कर लिया गया था। तो हाईजैक कर लिया था तो जो पैसेंजर्स उन्होंने बंदी बनाए गए प्लेन में, उनके बदले उन्होंने ट्रेड किया कि हम पैसेंजर को छोड़ देंगे, आप मसूद अजहर को छोड़ दो, और उसके साथ 2 आतंकवादी और हैं उनको भी छोड़ दो, ठीक है। तो भारत ने मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा, आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, और वो जो पैसेंजर थे वो वापस लेकर के आने पड़े थे। ये हाईजैक की गई थी, ठीक है। इसको पकड़ लिया गया था, तो इसने फिर क्या, जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। ही लेटर फाउंडेड जो अफजल था ना, ये अफजल गुरु जो आप बता रही हो, मूवी से बता रहे हो, अफजल खान, अफजल गुरु, ये मूवी है, और ये मूवी इसी के ऊपर बनी हुई है कि फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था, ठीक है।
तो ही लेटर फाउंडेड जैश ए मोहम्मद, उसने यहाँ से आज़ाद होने के बाद 2000 में जैश ए मोहम्मद की स्थापना कर ली। एंड टिल नाउ, और अभी तक हैज़ कैरिड आउट मोस्ट ऑफ डिवास्टेटिंग अटैक्स इन इंडिया हैज़ एवर सीन। भारत में ऐसे ऐसे डिवास्टेटिंग अटैक्स इसने किए जो भारत ने पहले कभी नहीं देखे थे। बी इट पार्लियामेंट अटैक इन 2001, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो 2001 के, पठानकोट एयरबेस अटैक हो जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, उस पर अटैक हो, एंड नाउ द रिसेंट पुलवामा अटैक विच किल्ड 42 सीआरपीएफ पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी, और अभी पुलवामा का अटैक 2016 में जिसने इंडियन आर्मी के 42 सीआरपीएफ पर्सनल को मार दिया था ऑन फरवरी 14, 1490। ठीक है, भारत ने इसका रिटेलिएट किया ठीक 13 दिन के बाद। ठीक है, 13 दिन समझते होगे क्यों रिटेलिएट किया, ताकि उनके परिवार वाले अच्छे से शोक वगैरह वो कर लें। ठीक 13 दिन, जैसे ही उनकी 13वीं हुई, भारत ने उनकी भी 13वीं कर दी फिर। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक करके। जैश ए मोहम्मद हैज कैरिड आउट सेवरल हाई प्रोफाइल सुसाइड, जैश ए मोहम्मद ने बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सुसाइड को भी लॉन्च किया, शुरू किया। ठीक है, कंडक्ट करवाया। एंड अदर अटैक्स अगेंस्ट इंडियन टारगेट सिंस इट्स फॉर्मेशन, और भारत में बहुत से इसके निर्माण होने के बाद, जैश ए मोहम्मद के निर्माण होने के बाद बहुत से भारत में टारगेट्स अटैक भी किए हैं। The group is said to have actively supported the Afghan Taliban's flight against US-led NATO forces since 2001. इस ग्रुप को कहा जाता है कि इसको सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है अफगान में तालिबान की फाइट के खिलाफ अगेंस्ट US-led NATO forces in 2001। ठीक है, तालिबान की आर्मी जो नाटो की फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रही है, उस तालिबान की आर्मी के द्वारा जैश ए मोहम्मद को भी सपोर्ट दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। इंडिया हैज कैरिड आउट ए प्रोपोजल एट द यूएन टू डेजिग्नेट मसूद अजहर एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। भारत ने यूएन में, ठीक है, मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में मतलब घोषित करने की कोशिश भी की है, प्रपोजल भी रिमूव किया है, प्रस्ताव भी रखा सामने। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द यूएस एंड फ्रांस हैज सपोर्टेड द मूव, और बहुत से देशों ने, जिसमें यूएस और फ्रांस भी शामिल है, भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। चाइना वाज द ओनली कंट्री अमंग द 15 मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू अपोज द बैन ऑन अजहर। चाइना एकमात्र ऐसा देश है 15 देशों में जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं यूएन के, उसने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। वो अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं होने दे रहा है। यू कैन सी कि चाइना क्यों विरोध कर रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन, इट इज ए कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप फाउंडेड इन 1989। हिजबुल मुजाहिदीन एक कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप है जिसकी स्थापना 1989 में हुई। द करंट लीडर ऑफ ग्रुप इज कश्मीरी नॉन लीडर अंडर द आलियाज ऑफ सईद सलाहुद्दीन हु यूजुअली रेजिड्स इन पीओके। ठीक है, इसका जो वर्तमान नेता है वो कश्मीरी नेता है। ठीक है, कश्मीरी ग्रुप का ही एक नेता है जिसको सैयद सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से या आमतौर पर पीओके में ही रहता है। हिजबुल मुजाहिदीन का जो नेता हो, AKIS मतलब अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स द यंगेस्ट एफिलिएट ऑफ अल कायदा क्रिएटेड इन 2014 विद द टारगेट ऑफ रोपिंग in jihadists from India, Pakistan, Myanmar and Bangladesh, mainly operating from Pakistan and Afghanistan। ठीक है, जो अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, AQIS इसको बोला जाता है। ये सबसे युवा अलकायदा का एफिलिएट है, अलकायदा से संबंधित है, सबसे युवा है, नया बना है बिल्कुल। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका टारगेट ये था कि भारत में जो जिहादिस्ट हैं उनको, पाकिस्तानियों को, म्यांमार से जो जिहादिस्ट हैं, पाकिस्तान से जिहादी जो लोग हैं और बांग्लादेश से जो जिहादी लोग हैं, उनको रोपिंग किया जाए। टारगेट ऑफ रोपिंग, रोप करने का, एक डोरी में बांधने का, इकट्ठा किया जाए। और ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? मेनली ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ये ऑपरेट कर रहा। AQIS अलकायदा इन सबकॉन्टिनेंट इज इन टच विद कश्मीर मिलिटेंट्स, वो कश्मीरी मिलिटेंट्स से संपर्क में है। द आउटफिट हैज बीन बैन्ड बाय द UN, और इस आउटफिट को, इस संस्था को UN के द्वारा बैन किया गया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी। ठीक है, सिमी इज ए बैंड इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर्स फॉर्म्ड इन 1977। सिमी जो है वो एक प्रतिबंधित इस्लामिक स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1977 में बनाया गया था। अर्लियर द स्टेटेड मिशन ऑफ सिमी वाज लिबरेशन ऑफ इंडिया। पहले जो मिशन था इसका, सिमी का, वो भारत से मुक्ति था, कि भारत से आज़ादी मिली हमें।
फ्रॉम वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक कल्चर से भारत को आज़ाद करवाना। लिबरेशन ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी कहाँ से? जो वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक कल्चर है, जो पश्चिमी देशों की विचारधारा है, उससे उनके प्रभाव से, एंड टू कन्वर्ट मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना, ठीक है। टू लिव जीना, मतलब ऐसे जीने के लिए मुस्लिम को कन्वर्ट कर देना, टू द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट, कि वो इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग जिए, ठीक है। मतलब पश्चिमी प्रभाव इस्लाम जो मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर से हटाया जाए और वो मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को स्पेंड करें। ये था सिमी का मेन टारगेट। बट सिमी बिकेम मिलिटेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द बैकड्रॉप ऑफ कम्युनल रियोट्स एंड वायलेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन 1980s एंड 1990s एंड टुक ए मोर रेडिकल पोस्चर। लेकिन जो सिमी था वो एक उग्रवादी ग्रुप बन गया था, मिलिटेंट हो गया था, हिंसकवादी ग्रुप बन गया था। जब कम्युनल रियोट्स हुए थे, साम्यवादी दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, और इसने एक काफी ज्यादा रेडिकल स्थिति, उग्रवादी स्थिति प्राप्त कर ली थी, उग्रवादी बन गया था ग्रुप। इट्स मोटो बिकेम टू कन्वर्ट होल ऑफ इंडिया टू इस्लामिक लैंड। इसका मोटो यह था कि पूरे भारत को एक इस्लामिक लैंड में बदल दिया जाए। सिमी वॉज बैन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2001। 2001 में भारत सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित कर दिया। व्हेन इट वाज फाउंड टू हैव इंडल्ज्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, जब भारत को लगा कि यह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हुजी, इट इज अ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बेस्ड ओल्ड इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो बेस है इसका, उसकी पुरानी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में काम कर रही है। हुजी हैज क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द 2006 बनारस बॉम्बिंग। हुजी ने 2006 में बनारस में जो बॉम्बिंग हुई थी, गोलाबारी हुई थी, उसका क्लेम किया है, उसका दावा किया कि हमने करवाई थी वो। एंड 2011 दिल्ली बॉम्बिंग, और 2011 में जो दिल्ली में बॉम्बिंग हुई थी उसका भी अपने ऊपर इन्होंने क्लेम लिया हुजी ने। हुजी हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। हुजी ने अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन की शुरुआत की आफ्टर द सोवियत रिट्रीट फ्रॉम द कंट्री, जब सोवियत मतलब रसिया उस कंट्री से रिट्रीट हो गया, पीछे चला गया, हट गया। इट्स बांग्लादेश यूनिट वाज फॉर्म्ड इन 2002। इसके बांग्लादेश में जो यूनिट 2002 में बनी थी। इट इज बिलीव्ड टू बी बैक्ड बाय द तालिबान। माना जाता है कि इसको तालिबान के द्वारा समर्थित किया गया है। इंडियन मुजाहिदीन, इट इज एन इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड इन इंडिया। यह एक इस्लामिक आतंकवादी समूह है जो इंडिया में बेस्ड है, इंडिया में स्थित है। विच हैज कैरीड आउट सेवरल अटैक्स अगेंस्ट सिविलियन टारगेट्स इन इंडिया, जिसने इंडिया में बहुत से सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया है, बहुत से जनता को, आम लोगों को, आम नागरिक को अटैक किया है। इट वॉज बोर्न आउट ऑफ द रैंक्स ऑफ सिमी। यह सिमी के रैंक्स से ही पैदा हुआ है, तब सिमी में से ही। IM इंडियन मुजाहिदीन has reportedly taken responsibility for several blast। इंडियन मुजाहिदीन ने रिपोर्ट किया गया है, उसने बहुत से जिम्मेदारियों को अपने सिर पर लिया है। carried out in the last decade, जो पिछले दशक में की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हैव रिवील्ड, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने प्रकट किया है कि जो ग्रुप है टू बी ए फ्रंट फॉर लश्कर ए तैयबा, ये लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट है। इन फैक्ट वास्तव में लश्कर ए तैयबा, ISI, हुजी एनकरेज्ड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, उन्होंने ही इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। इन देयर एफर्ट टू हाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ताकि वो ये प्रयास कर सके कि पाकिस्तान को उसकी इन्वॉल्वमेंट से हाइड किया जाए इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, कि वो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को मतलब कंडक्ट कर रहा है या आतंकवादी मतलब हमले करवा रहा है। एंड टू प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट टेररिज्म इन इंडिया वाज एन इंडिजिनस डेवलपमेंट अराइजिंग आउट ऑफ मिलट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स। और इसका ये भी उद्देश्य था कि भारत में जो आतंकवाद है वो केवल इंडिजिनस है, जो आतंकवाद मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों से पैदा हुआ है, ठीक है। इन 2010 में इंडियन मुजाहिदीन वाज डिक्लेयर्ड ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड बैन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2010 में इंडियन मुजाहिदीन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। न्यूजीलैंड, UK, US आल्सो डिक्लेयर्ड इट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। न्यूजीलैंड ने, UK ने, USA ने भी इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इट्स अल्टीमेट एज इज टू क्रिएट एन इस्लामिक कैलिफेट अक्रॉस साउथ एशिया। इसका जो अंतिम उद्देश्य था वो पूरे साउथ एशिया में एक इस्लामिस्ट कैलिफेट, खलीफा का जो क्षेत्र होता है उसको बनाना था।
दिस ऑर्गेनाइजेशन केम टू द लाइमलाइट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो प्रकाश में आ गई थी आफ्टर द यूपी ब्लास्ट ऑफ 2007 इन द कोर्ट प्रीमिसेस इन लखनऊ, वाराणसी एंड फैजाबाद। जब लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2007 में यूपी में ब्लास्ट हुए थे, तब इसकी ऑर्गेनाइजेशन ये लाइमलाइट में थी, प्रकाश में आई थी। इट रिक्रूट्स, ये भर्ती करती है वाइड रेंज ऑफ डिसएंचेंटेड मुस्लिम यूथ्स, ठीक है, ऐसे मुस्लिम यूथ जो बेचैन हो चुके हैं, जो जिनका मोह भंग हो चुका है, उग्रवादी हो चुके हैं, उनको ये भर्ती करती है। फ्रॉम पैटी क्रिमिनल्स, छोटे छोटे, चाहे तो वो छोटे छोटे क्रिमिनल्स हों मुस्लिम लोग, टू हाईली पेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, या फिर वो हाईली पेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हों, मतलब छोटे से छोटे क्रिमिनल से लेकर के बड़े से बड़ा कोई भी प्रोफेशनल है, मुस्लिम होना चाहिए वो, उनको वो भर्ती करती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्यों भर्ती करती है? ताकि उनके लिए बॉम्ब बना सके, नई नई टेक्नोलॉजीज को समझ सके। रिसेंटली वन ऑफ द मेन लीडर्स यासीन भटकल वाज अरेस्टेड बाय इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज। इनका जो मुख्य लीडर था यासीन भटकल, उसको इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा गिरफ्तार किया गया। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? अ स्लीपर सेल रेफर्स टू ए सेल, स्लीपर सेल एक ऐसा सेल होता है और आइसोलेटेड ग्रुपिंग ऑफ स्लीपर एजेंट्स, या स्लीपर एजेंट्स का एक आइसोलेटेड ग्रुपिंग होता है, एक अकेला छोड़ दिया गया ग्रुप होता है, दैट लीज डोरमेंट, जो डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है, अंटिल इट रिसीव्स ऑर्डर और डिसाइड्स टू एक्ट, जब तक इसे ऑर्डर नहीं मिल जाता या यह काम करने का फैसला नहीं कर लेता। ऐसे पर्सन्स जो अकेले हैं, अकेला ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, और जब तक इनएक्टिव रहते हैं, जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिल जाता, ये खुद एक्शन लेने का काम नहीं कर लेते। स्लीपर एजेंट, एक स्लीपर एजेंट इज ए स्पाई, एक जासूस होता है स्लीपर एजेंट, हु इज प्लेस्ड इन ए टारगेट कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, या मतलब जिस व्यक्ति को, जिस जासूस को, स्लीपर एजेंट को एक लक्षित देश में रखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, पुलिस होगी, गूगल होगी, सैमसंग होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें भर्ती कर दिया, पता ही नहीं चलेगा कि स्लीपर सेल है। नॉट टू अंडरटेक एन इमीडिएट मिशन, ठीक है, उसको इसलिए भर्ती नहीं किया जाता कि वो इमीडिएट मिशन करेगा, इमीडिएट अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा, नहीं, बट रेदर टू एक्ट एज ए पोटेंशियल एसेट, बल्कि वो एक पोटेंशियल एसेट के रूप में काम करते हैं। इफ एक्टिवेटेड, यदि उनको एक्टिवेट कर दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए कि हाँ अब ये काम करो। एसेट का मतलब ये है, वो एसेट, वो व्यक्ति जो किसी के इशारे पर काम करे, वो एसेट हो गया, ठीक है, उसी के लिए ईमानदार रहेंगे। एनी क्वेश्चन? इसको हम बाकी जो न्यू थ्रेट फ्रॉम ISIS हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह, इसको हम कल देखेंगे। कोई क्वेश्चन है?